दोस्तों, करीब 15 साल पहले की ये बात है। एक लड़की है जिसका नाम उमा होता है और जिसकी शादी होने वाली होती है। उसकी बारात आने वाली थी, वह पूरी तैयारियां हो चुकी थी शादी की। और इसी बीच में जो उसकी बड़ी बहन है उमा की, वह अपने पिता से पूछती है, जिसके जो उसकी बड़ी बहन है उसका नाम बेबी होता है। वह अपने पिता से इधर उधर वह उस उमा की तलाश कर रही थी। फिर वह अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, उमा है वह मेरे को मिल नहीं रही है और मुझे उसे दुल्हन के रूप में तैयार करने के लिए ब्यूटी पार्लर में लेकर जाना है। तो जो उसका पिता है वह कहता है कि बेटा देखो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बारात है वह आने वाली है। तुम ऐसा करो कि मम्मी से पूछ लो या भैया से पूछ लो, उमा यहीं कहीं होगी, आप देख लो। तो फिर इसकी जो बड़ी बहन है, वह जो भाई है वह भी किसी और काम में व्यस्त था। तो इसकी माँ है वह भी किसी और काम में व्यस्त थी। ऐसे ही करते करते ये बात है, जो बारात है वह आ चुकी थी और अब ये जो वरमाला का टाइम आ गया था। और जो उमा के घर वाले हैं उनको ये पता चल जाता है कि जो उमा है उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एक तरफ है बारात है, वह बाराती आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो घराती है वह खाना पीना खा रहे थे और अब वक्त आ जाता है वरमाला का। जब यहाँ पर वरमाला का वक्त आता है तो जो उमा है उसको जो उसका पिता है वह सोचने लग जाता है कि अब आखिरकार हम करें तो क्या करें। फिर आखिरकार जो उमा का पिता है वह जो दूल्हे का पिता होता है उसके सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वह उसे कहता है कि साहब, आप कुछ भी कीजिए लेकिन जो है ये शादी नहीं हो सकती। तो जो दूल्हे का पिता है वह पूछता है कि आखिरकार बात क्या है। तो वह कहता है कि जो उमा है वह हमें कहीं नहीं मिल रही है, अचानक से वह घर से गायब हो गई है। तो जो दूल्हे का पिता है इस संकट की घड़ी में वह भी इनका साथ देता है कि आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, हम जो ये बात है आपकी ये ज़्यादा फैलाएंगे नहीं। तो दूसरी तरफ जो दूल्हे का पिता है वह कहता है कि देखिए, जो अगर हम बगैर दुल्हन के वापस जाएंगे तो हमारी भी गांव में इज्जत है, हमें भी हमारी इज्जत बचानी है, तो आप कुछ भी कीजिए। लेकिन जो उमा का पिता था, उस जो उमा थी वह 3 बहनें थी और उमा थी ये सबसे छोटी बहन थी। और जो इसकी जो दो दो बहनें थी बड़ी, उनकी तो पहले ही शादी हो चुकी थी। लेकिन आखिरकार जो उमा का पिता है वह करे तो करे क्या। और दूसरी तरफ जो दुल्हन का पिता था उसकी भी जो आप समझ। और फिर इसी बीच में जो उमा का मामा है वह आता है बीच में और वह अपने जो बहन होती है उमा की माँ, यानी कि वह उसके अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए वह उस दूल्हे के पिता से कहता है कि आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं अपनी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी कर सकता हूँ। इसीलिए जो फिर यहाँ पर जो दूल्हा होता है उसके साथ जो उमा के मामा की लड़की होती है उसकी शादी हो जाती है। और जो उमा है, उमा के पिता और भाई और माँ है वह इसी दिन से कसम खा लेते हैं कि उमा है वह आज के बाद वह हमारे लिए तो मर चुकी है। होता है उसकी यहाँ पर उसकी दुल्हन के साथ उसकी तो विदाई हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते ये बात है, यह चाहे बाराती हो घराती हो और गांव में यह बात है ये आग की तरह फैल जाती है कि जो दुल्हन है वह शादी के मंडप से पहले ही फरार हो गई है। और फिर देखते देखते जो उमा का पिता है जिसका नाम पवन है और इसके भाई है, एक का नाम बबलू होता है, एक का नाम टिंकू होता है, ये कसम खाते हैं कि अगर उमा ने हमारे घर की जो दहलीज है इस पर अगर कदम रखा तो हमसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। उमा है वह आज से हमारे लिए मर चुकी है। और फिर यहाँ पर देखते देखते लगभग 15 साल का समय था वह बीत जाता है। और देखते देखते हरियाणा पुलिस है साल 2025 में वह इनके घर पर आती है और घर पर आने के बाद उन्हें कहती है कि क्या आप उमा के परिवार वाले हैं। और ये सर लेकर आते हैं उनके घर पर और आकर पूछते हैं कि ये क्या उमा का घर यही है। फिर जो उमा का माता है, पिता है, भाई है, वह सब कहते हैं कि उमा है वह तो हमारे लिए 15 साल पहले ही मर चुकी है, हम उसका जो सर है वह नहीं लेंगे। लेकिन जो गांव के लोग हैं, रिश्तेदार वगैरह है, वह कहते हैं कि कम से कम इसके सर का तो अंतिम संस्कार करो। लेकिन जो परिवार वाले हैं वह मान जाते हैं, फिर इसके सर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, इसका अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन जो इसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो यह वीडियो है, यह है खबर है, यह इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं
कि आखिरकार ये जो इसकी हत्या किसने की थी और क्यों की थी, इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी सच्ची घटना है इसकी शुरुआत होती है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है यमुनानगर, और यमुनानगर का ही एक थाना लगता है प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र होता है, और यहाँ की एक जगह लगती है जगाधारी पाटवे साहब नेशनल हाईवे पर। यहाँ पर एक गांव लगता है जिसका नाम होता है बहादुरपुर। हाईवे पर नेशनल पर यानी कि हाईवे जो नेशनल महज होता है उससे महज 20 मीटर दूर नीचे एक पॉपुलर नर्सरी होती है। इस पॉपुलर नर्सरी में एक काम करने वाला व्यक्ति होता है और वह जिसका नाम विजय होता है, और वह देखता है कि इस नर्सरी के यानी कि 7 दिसंबर 2025 के तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे के आसपास का वक्त होता है, और वह जो नर्सरी होती है उसमें इधर से उधर घूमकर देख रहा था। जैसे ही वह इधर से उधर घूमकर देख रहा था उस पॉपुलर की नर्सरी में, तो वह देखता है कि नर्सरी में अचानक उसकी नजर पड़ती है एक लाश पड़ी हुई है। जैसे ही उसकी लाश के ऊपर नजर पड़ती है तो वह लाश के थोड़ा सा पास जाता है और पास जाकर वह देखता है, लेकिन इसी बीच में वह हिम्मत से काम लेता है और वह उसके और पास जाकर देखता है, देखने की कोशिश करता है कि उस लाश का जो सर है वह कटा हुआ है। वह लाश सर से अलग होती है, उसका धड़ है और उस धड़ के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो ये लाश है यह किसी महिला की लाश है, जिसकी उम्र है लगभग आसपास 25-27 साल के आसपास की उम्र है, और वह जो उसका नीचे का हिस्सा है वह है। और फिर जो ये विजय है यह उस खेत के मालिक को फोन कर कर बुलाता है कि यहाँ पर आइए, और यहाँ पर है ना एक लाश पड़ी है। जो खेत का मालिक है उसका नाम परमजीत होता है। परमजीत है वह तत्काल प्रभाव से इस मौके पर पहुंच जाता है खेत में, और फिर यहाँ पर जो ये विजय और जो ये परमजीत है ये दोनों इस डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर परमजीत है ये तत्काल प्रभाव से डायल 112 नंबर पर कॉल करता है, और ये कॉल कर कर कहता है कि साहब ये कलेसर नेशनल पार्क होता है, उसके पास ही एक गांव लगता है बहादुरपुर, और बहादुरपुर में ही एक पॉपुलर नर्सरी है, वहां पर आप आ जाइए। दरअसल यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो एसएचओ होता है प्रताप नगर के जो नर्सिंग होती है वहां की टीम वह मौका टीम को लेकर अपने मौके पर पहुंचता है, और जो सीओ एसपी है जो आला अधिकारी है वह सभी मौके पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो शव था उस शव के ऊपर कोई भी वस्तु नहीं थी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसमें कि उसका पता लगाया जा सके कि जो डेड बॉडी है किसकी है। एक ही तो उस लड़की के तन के ऊपर कपड़ा नहीं था, और न ही उसके पास कोई ऐसी चीज थी जिससे कि आखिरकार लाश का पता लगाया जा सके। लेकिन ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो लड़की है इसकी उम्र है यह 25 से लगभग 30 साल के आसपास की होती है, और थोड़ी ही ज्यादा कम भी हो सकती है। और जब शव को कब्जे में लिया जाता है, पुलिस लेने के बाद इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और थोड़ा ज्यादा शव कब्जे में लेने के बाद जो यह खबर है यह पुलिस है यह इसको अखबारों में छपवाती है कि ऐसे सर कटी लाश मिली है। किसी को शिनाख्त करने के लिए पुलिस है वह बहुत अज्ञात लाश के इसको अलग अलग थानों में खबर पहुंचाती है, और जो आसपास के जो थाने हैं उनमें सभी में पुलिस है वह खबर पहुंचाती है, लेकिन यहाँ पर जो लाश है उसकी शिनाख्त नहीं होती है। और जहां पर ये जो लाश मिली थी इस लाश के कुछ ही इलाके से तो जैसे हिमाचल प्रदेश लगता था फासले से, कुछ ही इलाके फासले से चंडीगढ़ लगता था, कुछ फासले से उत्तराखंड भी लगता था, तो कुछ फासले से उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती थी। इन चारों राज्यों के जो पांचों राज्य थे, इन पांचों राज्यों में भी हरियाणा में भी इसका कहीं ना कहीं कोई गुमशुदगी की कहीं पर भी कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। और फिर यहाँ पर इस बॉडी को पड़े हुए लगभग 72 घंटे हो गए थे। जो अधिकारी हैं वह कहते हैं कि जो 72 घंटे हो गए हैं, अब बॉडी को हमें ऐसा करना होगा कि हमें ही बॉडी का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की एक सेवा समिति के नाम से एक संस्था होती है, सेवा समिति की संस्था में इस धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर इसका अंतिम संस्कार करने के बाद जो एसपी होते हैं कमलदीप गोयल वह एक एसआईटी टीम का गठन करते हैं, और इस टीम में सर्वेलेंस टीम भी होती है, फोरेंसिक टीम भी होती है, डॉग स्क्वाड भी होता है, और तमाम टीमें हैं वह अपना अपना प्रयास कर रही थी ताकि इस हत्याकांड का खुलासा हो सके। एसपी ने साफ साफ कहा था कि चाहे जितना ज्यादा पुलिस लगे उतनी ज्यादा पुलिस लगे, लेकिन इस हत्याकांड का किसी भी हालत में खुलासा होना चाहिए।
और फिर यहाँ पर पुलिस है वह लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे हैं वह खंगाले थे। कुछ का कहना था कि लाश है वह 24 घंटे पहले आई थी, कुछ का यहाँ पर कहना था कि जो लाश है वह जो 36 घंटे पहले आई थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस को एक क्लू मिल जाता है कि जहाँ पुलिस है वह जो सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी उन कैमरों के अंदर, एक कैमरे के अंदर एक गाड़ी है। जहां पर ये डेड बॉडी मिली थी उससे लगभग 300 मीटर दूरी पर एक गाड़ी है और वह आती है और अचानक से उसकी जो लाइट है वह बंद हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आती थी लेकिन किसी की भी लाइट बंद नहीं होती है। पुलिस को यहाँ पर एक ये छोटा सा क्लू मिलता है और वैसे ही जैसे पुलिस फिर इसको फोटो को जूम कर कर देखती है तो इस गाड़ी के जो नंबर है वह नंबर मिल जाते हैं। और ये गाड़ी है ये पुलिस वालों को सस्पेंस से लगी थी और यह गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर जो नंबर थे वह उत्तर प्रदेश के मिले थे। और साथ ही जो पुलिस है वह जो यहाँ पर अचानक से जो मोबाइल नंबर थे वह आ रहे थे या जा रहे थे उनको भी सर्वेलेंस पर डाले थे सभी राज्यों के। और यहाँ पर जो ये इस गाड़ी के बारे में भी पता करने की जब पुलिस की टीम ने कोशिश की तो और फिर यहाँ पर जो पुलिस है यह है सहारनपुर, और फिर यहाँ पर पुलिस है उनको एक नंबर है वह भी सस्पेंस में मिल जाता है। पुलिस है उस नंबर के बारे में खोज करने की कोशिश करती है तो वह नंबर है वह किसी बिलाल नाम के व्यक्ति का होता है। जैसे ही पुलिस है इस बिलाल के एड्रेस पर पहुंचती है तो इस बिलाल के यहाँ पर जैसे ही पहुंचती है तो यहाँ पर जाकर देखती है कि पुलिस यहाँ पर तो घर में शादी की तैयारी हो रही है। फिर जो इस बिलाल का पिता होता है जिसका नाम फुरकान होता है और फुरकान से संपर्क किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि जो वो तुम्हारा बेटा है क्या उसका नाम बिलाल है। तो वह कहते हैं कि साहब मेरा बेटा बिलाल है, पूछो क्या पूछना चाहते हो क्या आज। तो फिर पुलिस वाले वह कहते हैं कि आपके घर में क्या फंक्शन है। वह कहते हैं कि साहब 13 दिसंबर 2025 को वो फुरकान है उसके बेटों की शादी है और उसकी ये शिव बारात जानी है। और फिर यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि जो तुम्हारा बेटा है बिलाल उसे संपर्क करो और जहां से अपने बेटे से संपर्क करते हैं पुलिस है वह वहां से ही बिलाल को उठाते हैं। फिर घर वाले हैं वह ये समझ जाते हैं अब यहाँ कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है तभी पुलिस आई है और हरियाणा की बड़ी संख्या में पुलिस आई है। और फुरकान को यह जो उसका पिता था बिलाल का फुरकान उससे बातचीत की तो वह बताने की कोशिश करता है कि पुलिस वाले हैं वो एक दो सवाल के जवाब करने शुरू करते हैं तो बिलाल वह पहले तो इधर उधर की बातें घुमा रहा था और फिर बिलाल है वह बात जैसे कि सर्दी में ही बिलाल को पसीना आना शुरू हो जाता है। और फिर जहां से जो शिवा की शादी बारात आने वाली थी यह शिवा के ससुराल में जो फुरकान है वह फोन कर कर कहता है कि आप कृपया कर कर आज बारात लेकर मत आना, हम शादी है यह किसी और दिन करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो फुरकान है उसको पुलिस है, जो बिलाल है उसको पुलिस उठाकर ले गई है। और ये उनसे कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ गई तो आप बारात लेकर मत आना। तो उसके जो शिवा के ससुराल वाले हैं वह कहते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपके ऊपर विपदा आई तो हम किसी और दिन बारात लेकर आ जाएंगे। लेकिन जो अगली तारीख थी 14 दिसंबर 2025 को जो ये बिलाल होता है इसका और इसके जो छोटा भाई होता है सलमान, इन दोनों की बारात भी ये जो रामपुरा मनिहारी गांव लगता है लाहौर में और वहां पर इनकी बारात जानी थी। और यह उनको भी फोन कर कर कहता है कि मैं जो मेरा बड़ा बेटा है बिलाल इसके बारात तो लेकर नहीं आऊंगा लेकिन जो सलमान है छोटा बेटा उसके बारात लेकर आ सकता हूँ, लेकिन जो बिलाल है उसको पुलिस उठाकर ले गई है। फिर आखिरकार 14 दिसंबर 2025 को बारात तो जाती है लेकिन एक ही लड़की की बारात जाती है। लेकिन जिस लड़की की शादी बिलाल के साथ होनी थी लेकिन बिलाल था वह तो फिलहाल जेल में था, लेकिन जिस लड़की की बिलाल के साथ शादी होनी थी उसके लिए तत्काल प्रभाव से एक नया लड़का देखा जाता है और उनकी शादी कर दी जाती है। फिर पुलिस है इससे बिलाल है वह पूछताछ करती है तो उससे पूछते हैं तो वह पहले तो इधर उधर की बातें घुमाता है लेकिन जब उसे सर्दी में भी पसीना आना शुरू हो जाता है तो पुलिस है वह समझ जाते हैं कि यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ है। तो वह कहते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वह बिलाल से कहते हैं कि आप साफ साफ बता दीजिए ये लड़की कौन है जिसकी तुमने गर्दन काटकर हत्या की। तो वह बताता है कि साहब ये जो लड़की है इसका नाम उमा होता है और ये सहारनपुर में कोतवाली देहाती क्षेत्र में एक मोहल्ला है, कॉलोनी है जिसका नाम गंगोत्री है, वहां की रहने वाली है। यह बिलाल होता है, ये ड्राइवरी का काम करता है। पिछले 2 साल से यह उमा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था।
और दूसरी तरफ जो बिलाल के रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, माता पिता हैं, उनको किसी को भी ये नहीं पता था कि जो बिलाल है वह किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है। किसी को कानो कान खबर नहीं है। यहाँ पर वो वक्त है आगे बढ़ता जाता है और जो बिलाल होता है उसकी अपने मामा की बेटी होती है, उनके साथ उनकी शादी तय कर देता है। शादी के जो दिन है वह धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। जो उमा है वह भी इसके ऊपर शादी का दबाव डाल रही थी लगातार, और जो ये जो तुम मुझसे शादी करो, उमा यह दबाव बना रही थी बार बार, और तुम्हारे साथ ही मैं जिंदगी जीना चाह रही हूँ, तुमसे मैंने प्यार किया है, और ये सब बातें थी। यह जो बिलाल था यह इन सबसे पीछा छुड़ाना चाहता था। जैसे जैसे शादी का जो वक्त था वह नजदीक आ रहा था, और दूसरी तरफ जो ये उमा थी यह भी इसके ऊपर दिन प्रतिदिन दबाव बना रही थी। और फिर जो उमा है यह हमेशा हमेशा के लिए इसे उमा को रास्ते से हटाने की ये सोचता है। तभी ये उमा को 6 दिसंबर की शाम के तकरीबन 6-7 बजे का वक्त होता है। यह उमा से कहता है कि चलो हम कहीं लॉन्ग ड्राइवर पर घूमने के लिए चलते हैं। तो उमा है यह खुशी से झूमने लगती है और यह इसका इंतजार करती है। जैसे ही बिलाल गाड़ी लेकर आता तो एक गाड़ी में बैठकर उसके साथ लगभग 80 किलोमीटर दूर यह हरियाणा प्रदेश में पहुंच जाती है। हरियाणा प्रदेश में यमुनानगर थाना क्षेत्र के प्रताप नगर इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां का एक गांव होता है बहादुरपुर, गांव में ये पहुंच जाते हैं। और वहां पर ये जो सीट बेल्ट है, ये सीट बेल्ट जो बिलाल है वह उमा से कहता है कि तुम्हारा जो सीट बेल्ट है वह सही नहीं लग रहा है, और यह उमा को अंधेरा का मौका देखकर यह उमा का जो सीट बेल्ट है वह सही लगाने के बहाने से यह इसका गला दबा देता है। और फिर यहाँ पर वह इसकी हत्या करने के बाद ये सोचता है कि कहीं इसकी पहचान ना हो जाए, डेड बॉडी की कहीं पहचान ना हो जाए, इसीलिए यह सर को धड़ से अलग कर देता है और इसके बदन पर जितने कपड़े थे, हर चीज थी, वह उतार लेता है और बदन को एकदम से नंगा कर कर यह वहां पर फेंक देता है और सर को अपने साथ ले लेता है। और फिर पुलिस वाले हैं वह इस बिलाल से उसके सर के बारे में पूछते हैं, तो सर है वह भी यहाँ से थोड़ी दूर मिल जाता है। और फिर पुलिस वाले हैं यह सर को लेकर गंगोत्री में पहुंच जाते हैं, लेकिन गंगोत्री में पहुंचते हैं तो वह बोलते हैं कि यह पहले रमजानपुर में रहती थी। फिर जब यह पुलिस है रमजानपुर में जाकर पता करती है तो रमजानपुर वाले कहते हैं कि यह वह हलालपुर में है, हालांकि इसकी शादी हो चुकी थी, इसके एक बेटा भी होता है। यह सुनकर पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है कि शादीशुदा थी, एक बेटा भी था, बेटे की उम्र 13 साल है के आसपास है, यानी कि इसकी शादी को लगभग 15 साल पहले हुई थी। अब पुलिस है वह उसके गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही गांव में पहुंचती है तो जो लड़के का भाई टिंकू वह मिल जाता है। टिंकू से बातचीत करते हैं तो वह कहता है कि साहब हम मजदूर लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, परिवार का भरण पोषण खेती बाड़ी कर कर हम करते हैं। करीब 15 साल पुरानी ये बात है, हमारी बहन यानी उमा की शादी हो रही थी और उमा मौका पाते ही हमारे घर से भाग गई थी। और एक लड़का था जिसका नाम जोनी था और वह विकलांग था, पेशे से वह मजदूरी करता था, रंगाई पुताई का काम किया करता था और उससे वह प्यार कर बैठती है और उसके साथ वह भाग जाती है। जिस दिन भागी थी है उस दिन की जिस दिन उमा की बारात आई थी हमारे घर, और फिर हमने हमारी इज्जत बचाने के लिए मेरे मामा की जो बेटी है उसकी शादी की थी, जो उमा का दूल्हा आया था उसके साथ है। और फिर यहाँ पर हमने उसी दिन से ठान लिया था कि उमा है वह आज से हमारे लिए मर चुकी थी, लेकिन जो टिंकू है वह इंसानियत के नाते जो इसका सर था उसको अंतिम संस्कार कर दिया था। और जो रिश्तेदार है उन सभी के कहने पर टिंकू ने इसके सर को स्वीकार कर लिया और इसका अंतिम संस्कार के लिए वह मान जाते हैं। और फिर पुलिस है यहाँ से जाती है सीधे जोनी के पास। पुलिस है वह जोनी से बातचीत करती है, उसे पूछती है कि जब उमा तुमसे प्यार करती थी तो तुमने उसे छोड़ा क्यों। तो जो जोनी है वह कहता है कि साहब यहाँ से हम गांव से भाग गए थे तो हम रमजानपुर में रहे थे जाकर। रमजानपुर में मेरे 2 साल बाद में बेटा हो गया था और मेरे बेटे की अब 13 साल उम्र है और वह अब से 2 साल पहले ही हमसे दूर हो गई है और वह ना ही तो मेरे बेटे से बात करती है और ना ही मेरे से करती है और ना ही हमारे पास आना चाहती है। और फिर ये हमसे अलग रहने लगी थी। जब ये हमसे अलग रहने लगी थी तो इसे ये लड़का बिलाल मिल जाता है और घर में यह आए दिन झगड़ा कलेश फसाद करती थी। तो यह फिर यहाँ रमजानपुर से यह गंगोत्री में रहने के लिए चली जाती है। जो ये बिलाल होता है इसके साथ ये लिव इन में रहना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर जो जोनी था ये रमजानपुर से उस अपने बेटे को लेकर गांव में आ जाता है। और फिर जो इसका बेटा था ये कभी कभी मिलने के लिए अपनी माँ से चला जाया करता था, इसका मन होता था तब, लेकिन इस पति को मिलने की तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी।
फिर यहाँ पर जो जॉनी है उसको पता चलता है कि जो यह अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ लिव इन में रह रही थी, बिलाल ने ही इसकी हत्या कर दी है। फिर टिंकू है, टिंकू का यहाँ पर यह भी कहना है कि जो इसका जो पति था जॉनी, यह क्या पता यह भी इसमें शामिल हो, इसकी भी ये जांच करनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि जो दोस्ती है उसको दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।